ये कहानी दादी माँ के बगीचे की है। दादी माँ के बगीचे में कई सारे फूल थे। दादी माँ अपने फूलों का बड़ा ख्याल रखती थी। अक्सर दादी माँ अपने बगीचे के फूल से बातचीत किया करती थी। अरे वाह सूरजमुखी, तू तो बहुत खिल रहा है, हैं? और गुलाब, तेरी खुशबू कितनी महक रही है। दादी माँ अकेले इस घर में रहती थी और अक्सर सोचती रहती, काश मेरे पोता पोती मेरे साथ होते, मैं उनके साथ खेलती, उन्हें कहानियाँ सुनाती, काश। तभी दादी माँ का टेलीफोन बजा। हेलो हेलो दादी माँ, आप कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो लिली? मैं भी अच्छी हूँ दादी माँ। और जैक कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूँ दादी माँ। हर संडे दादी माँ को अपने पोता पोती का कॉल आया करता था और यही समय था जब दादी माँ खुश रहती थी। एक दिन की बात है, दादी माँ अपने बगीचे में अपने फूलों से बातें कर रही थी। उन्होंने एक सूरजमुखी के फूल पर पानी डाला और सूरजमुखी का फूल चमकने लगा। अरे वाह, आज तो तुम इतने चमक रहे हो, आज कुछ तो अलग है। दादी माँ काफी समय तक सूरजमुखी के फूल को देखती रही। उसकी चमक बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, आज क्या अलग है? दादी माँ सूरजमुखी के फूल को देखती रही। अचानक घर के अंदर से कुछ आवाज आई। घर में तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आई? दादी माँ आवाज की दिशा में चली गई और यहाँ सूरजमुखी के फूल की चमक और बढ़ी और उसमें से एक नन्ही परी बाहर आई। दादी माँ घर में गई तो वहाँ कोई नहीं था। वो वापस बगीचे में लौटी तो सूरजमुखी की सारी चमक जा चुकी थी। अरे, इसकी चमक गायब कैसे हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो ये चमक रहा था। बच्चे की हंसी की आवाज, शायद मेरा आभास है। मैं लिली और जैक को बहुत मिस कर रही हूँ। शायद इसीलिए मुझे बच्चों की हंसने की आवाज सुनाई दे रही है, वरना इस वीराने में कहाँ कोई बच्चा है। सारे फूलों को पानी डालकर दादी माँ घर के अंदर चली गई। नन्ही परी दादी माँ के पीछे पीछे चलती रही। दादी माँ असमंजस में थी कि आखिर छोटे बच्चे की हंसी की आवाज आ कहाँ से रही है। खैर, वो अपने रोजाना के कामों में उलझ गई। दोपहर को जब दादी माँ आराम कर रही थी, काश मेरे लिली और जैक मेरे पास होते। दादी माँ की ये बात नन्ही परी सुन रही थी और उसने जादू किया और दादी माँ की विश पूरी कर दी। तुरंत दादी माँ के घर की डोरबेल बजी। इस वक्त कौन आया होगा? दादी माँ ने दरवाजा खोला तो वो चौंक गई। दादी! दोनों बच्चों को अपने सामने देखकर दादी माँ बहुत खुश हुई और दादी माँ ने दोनों को गले लगा लिया। जैक, लिली, तुम दोनों यहाँ अचानक? तभी उन दोनों की मॉम सामने आ गई। मम्मी, इन्हें मैं लाई हूँ। एक्चुअली आज रॉबी और मुझे अर्जेंटली बिजनेस के काम से दूसरे शहर जाना है, तो सोचा ये दोनों आपके पास रह लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है टीना। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ, पर इतना जल्दी? कुछ खाकर तो जाओ, हमें काम से अर्जेंटली निकलना होगा मम्मी। ठीक है। लिली और जैक की मॉम उन दोनों को दादी के पास छोड़कर चली गई। दादी माँ को अपने अकेलेपन के साथी मिल गए थे। दादी माँ अपने पोता पोती के साथ बातचीत करने लगी। दादी माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। चलो तो केक बनाते हैं। तीनों मिलकर केक बनाने लगे। वो नन्ही परी अब भी दादी माँ के पीछे थी। एक बार फिर दादी माँ को वही हंसी सुनाई दी। तुम दोनों को भी हंसी सुनाई दी क्या? हाँ दादी माँ, कोई हंस रहा है। पर हम तीनों के अलावा यहाँ कौन है? पता नहीं बेटा, मुझे तो काफी समय से ये हंसी सुनाई दे रही है। डोंट वरी दादी माँ, हम दोनों ढूंढ लेंगे कि ये किसकी हंसी है। ठीक है मेरे बच्चों। दादी केक बनाने में जुट गई और लिली और जैक
यहाँ वहाँ देखने लगे। अचानक कुछ समय बाद लिली का ध्यान एक छोटी सी चमकने वाली चीज पर गया। जेक, वो देखो। वो क्या है? मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। दोनों बच्चों का ध्यान नन्ही परी पर पड़ चुका था और वो दोनों नन्ही परी के पीछे दौड़ रहे थे। नन्ही परी उन दोनों से डरते हुए फूलों के बगीचे की ओर उड़ने लगी और उड़कर वो किसी सूरजमुखी के फूल पर बैठ गई। एक बार फिर सूरजमुखी का फूल चमकने लगा। दादी! दादी माँ बाहर आई और उन्होंने देखा कि वो नन्ही परी सूरजमुखी के फूल पर बैठी थी, डरी और सहमी सी। बच्चों, पीछे हटो, वो नन्ही परी तुम दोनों से डर रही है। लेकिन हमने तो इसे कुछ नहीं किया, तो ये क्यों डर रही है? क्योंकि हम इससे बहुत बड़े हैं। दोनों बच्चे थोड़ा पीछे हटे और नन्ही परी फिर से खड़ी हो गई। तो ये तुम्हारी आवाज है? वही मैं सोचूं, सुबह से ये किसकी हंसी मुझे सुनाई दे रही है। तुम और क्या कर सकती हो? परी ने एक बार फिर जादू किया और आसमान में इंद्रधनुष आ गया और बर्फ गिरने लगी। बच्चे खुश हो गए और बर्फ में खेलने लगे। सूरजमुखी की नन्ही परी दादी माँ और बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करने लगी। कुछ दिनों बाद बच्चे अपने घर चले गए, पर अब दादी माँ बिल्कुल अकेली नहीं थी। उनका अकेलापन दूर करने के लिए सूरजमुखी की नन्ही परी उनके साथ थी। गुड़गुड़ी नाम का गांव था। गांव में मगन नाम का चोर रहता था। मगन बड़ा बेवकूफ था। काफी हथियार लेकर रात को चोरी करने निकलता, लेकिन सुबह खाली हाथ वापस लौट आता। क्योंकि मगन बेवकूफ था, घर मालिक उसे बेवकूफ बनाकर घर भेज देते थे। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे थे। मगन हाथ में हथियार लेकर चोरी करने निकला। एक बड़े घर के सामने आया और घर के पिछवाड़े आकर पिछली दीवार तोड़ने लगा। आवाज होने की वजह से बेडरूम में सोया सेठ जाग गया और समझ गया कि मगन आया है। लगता है मगन बेवकूफ चोरी करने आया है। इससे पहले कि घर की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। सेठ घर के पिछवाड़े आया और उसने देखा मगन दीवार तोड़ रहा था। क्या रे मगन, क्या कर रहा है? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाकी चोर डरपोक होते हैं, उनसे मेरी तुलना ना कर, मुझे मेरा काम करने दे। मगन की बात सुनकर सेठ सोचने लगा, चलो अभी अपने जाल में फंस गया है। आखिरी चाल चलता हूँ और बेडरूम में जाकर सो जाता हूँ। फिर सेठ मगन से बोला, अगर तू कुछ भी कर सकता है और तू बाकी चोरों की तरह नहीं है, तो ये साबित करके दिखा। उसके लिए क्या करना होगा मुझे? बाकी चोर धन दौलत चुराते हैं, तू ना चांद की चोरी करके दिखा। सेठ की बात सुनकर मगन ने चांद की तरफ देखा और फिर सेठ से बोला, ओके, मंजूर है, कल सुबह चांद मेरे हाथ में होगा। ऐसा कहकर मगन वहाँ से निकल गया और सेठ खुश होकर घर में आकर सो गया। मगन चांद की तरफ देखकर सोचता हुआ चल रहा था कि चांद को चुराऊं कैसे। सब मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद चुराकर जब मैं अपनी अकल का सबूत दूंगा तो सेठ की शक्ल देखने लायक होगी। तभी मगन को पेड़ की डाली पर एक चमगादड़ उल्टा लटका हुआ दिखा। चमगादड़ों के नाखून की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उन्हें ट्रक से खींचा जाए तो भी नहीं छूटती। चांद की चोरी में चमगादड़ भी भागीदार होंगे। मगन ने चमगादड़ को डाली से उतार लिया और अपने थैले में डाल दिया। फिर मगन गांव में आया और रास्ते में खड़े एक ट्रक को चुराकर ट्रक को एक मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। फिर उसने थैले से चमगादड़ निकाला और एक लंबी रस्सी भी निकाली। रस्सी का एक सिरा उसने चमगादड़ के गले में अटका दिया और दूसरा सिरा ट्रक के पीछे बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। देखते देखते चमगादड़ आसमान चीर कर ऊपर उड़ा, तो उसके साथ साथ
रस्सी भी उड़ने लगी। चमगादड़ उड़ता रहा और उड़ते उड़ते चांद को जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, खुश होकर मगन ट्रक में बैठ गया और ट्रक चलाने लगा। ट्रक की ताकत से रस्सी से बंधे चमगादड़ को खींचने लगा तो चमगादड़ के साथ साथ चांद भी हिलने लगा और देखते देखते चांद जमीन पर आकर गिर गया। मगन झट से ट्रक से उतरा और उसने चांद उठा लिया। चांद को देखकर मगन काफी खुश था। चांद चोर चमगादड़, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जा सकते हो। मगन ने चमगादड़ को रस्सी से मुक्त किया और उड़ा दिया। दूसरे दिन हाथ में चांद लेकर मगन सेठ के घर की तरफ निकला। मगन के हाथ में चांद देखकर लोग आश्चर्य जताने लगे। मगन ने सेठ को चांद दिखाया तो सेठ भी चकित होकर सोचने लगा, लंगूर के हाथ में अंगूर सुना था, पर लंगूर के हाथ में चांद। इस चांद की जगह लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इसे हत्या कर ही रहूंगा। फिर सेठ बोला, अरे वाह वाह मगन, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की दाद देता हूँ। अब चोरी चकारी छोड़ो और एक म्यूजियम खोल लो। लोग चांद देखने आएंगे तो मोटी कमाई होगी। फिर क्या था, मगन ने म्यूजियम खोला और कांच की पेटी में चांद रख दिया। दूर दूर से लोग चांद देखने आने लगे और मगन की तगड़ी कमाई होने लगी। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। चांद दिन प्रतिदिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर मगन रोने लगा। हे भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया, ये चांद तो गायब हो गया। मैं बर्बाद हो गया। मगन जोर जोर से रोने लगा। तभी सेठ वहाँ आए और बोले, बहुत बुरा हुआ मगन, तुम तो बर्बाद हो गए। अब क्या करोगे? आप ही बोलो क्या करूं? ये म्यूजियम मुझे बेच दो। हाँ खरीद लो। चांद चला गया, अब मैं इसका क्या करूँगा? खरीद लो। फिर सेठ ने चंद पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और मगन चला गया। कुछ दिन बीत गए। अमावस का प्रभाव खत्म हुआ और पूर्णिमा आने लगी। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा और लोग फिर से चांद देखने आने लगे। इस प्रकार सेठ मोटी कमाई करने लगा और बेवकूफ मगन फिर से घरों के पिछवाड़े जाकर दीवार तोड़ने लगा।